श्री श्याम महाविद्यालय में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं दीपक जयपाल व्यवहार भूगोल आपको भौतिक भूगोल के बारे में सागरीय जल के कार्य है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। ये जो टॉपिक है हमारा BA B.Ed पार्ट फर्स्ट इंटीग्रेटेड में और जनरल BA फर्स्ट में और MA प्रीवियस की सिलेबस में ये दे रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सागरीय जल के कार्य। और सागरीय जल जो है जो जलराशि है, जो महासागर जो बने हुए हैं, उसमें विभिन्न कारणों से जल के अंदर जो गतियां होती है उन गतियों के बारे में, और उन गतियों में सागरीय जल के कई प्रकार के जो कारक हैं वो संपन्न होते हैं। उसमें सबसे पहले है सागरीय लहरें, फिर ज्वारीय तरंगें और सुनामी होती है। इनके द्वारा सागरीय जल है वो गतिशील बनता है, और गतिशील होने के कारण वो जब किनारों के ऊपर टकराता है, और टकराने के कारण जो तटीय भाग है जहाँ मुलायम चट्टानें होती है, मुलायम चट्टानों से लहरें जब टकराती है तो टकराने के कारण उनमें जो अपर्दन की जो क्रिया होती है, जो कटाव होता है, जो अवसाद होता है, वो बाहर निकलता है और अंदर की जो खांचे बन जाती है उससे जो स्थल रूप बनते हैं वो अपरदनात्मक होते हैं। और उसके फलस्वरूप जैसे ही मलबा अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप जब बाहर निकलता है, सागर के तटीय भागों में आकर जमा होता है, तो उसे निक्षेप कहते हैं। और निक्षेपात्मक यानी महासागरीय जल के द्वारा अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किनारे के बारे में हम लोग विचार विमर्श करते हैं। तो सागरीय जो तट है, जो किनारा है, उसमें तीन भाग होते हैं। सागरीय तट के किनारे के तीन पार्ट होते हैं। जो सबसे पहले वाला जो किनारा है, जो स्थल भाग के आसपास होता है, स्थल भाग से जुड़ा हुआ होता है, उसको पृष्ठ किनारा कहते हैं। पृष्ठ किनारे के बाद फिर हमारा अगला है वो अग्रिम किनारा होता है। अग्रिम किनारा मध्यवर्ती होता है। उसके बाद आंतरिक सागर में जो तटवर्ती जो क्षेत्र होता है उसको बाह्य किनारा होता है। जैसे हम लोग डायग्राम के द्वारा उसको इंडिकेट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्थल भाग है, यहाँ से सागर क्रिया शुरू होती है। अब सागर में जो पहला जो भाग है हमारा, ये पृष्ठ किनारा कहते हैं इसको, द्वितीय भाग है उसको अग्रिम किनारा कहते हैं, और आंतरिक भाग में उसको बाह्य किनारा कहते हैं। अब इसको आप लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सागरीय जल की अपरदनात्मक स्थल रूप हेडिंग लगा लें। और इसमें हमारा जो पहला है नंबर 1 है तटीय प्लेन। तटीय प्लेन, इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे।
तटीय क्लिफ की बात करते हैं हम लोग, तो तटीय क्लिफ में लिखे सागर तरंगों द्वारा अपतन से सागर तरंगों द्वारा अपतन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है, तब उसे सागरीय भरक या क्लिफ कहते हैं। दूसरा लिखिए तकिया 15 या घेराव। पहले इसका डायग्राम बना लें। अब लिखिए इसमें तटीय 15 या घेराव। सागरीय तरंगें कमजोर चट्टानों से स्तर पर विशिष्ट अपतन क्रियाओं द्वारा तटीय क्षेत्र में कंदरा का निर्माण करता है। जब सागर की ओर आगे बढ़े भाग पर विपरीत दिशाओं से सागरीय तरंगों द्वारा कंदराओं का निर्माण होता है, तो दोनों कंदराओं के मिलने से मेहराब का निर्माण हो जाता है। अब तीसरा एस्पेक्ट, तीसरी आकृति है हमारी स्टैक।
आप इस टेक्स्ट में लिखिए, मेहराब के ध्वस्त होने से, मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग, मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति, मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है, जिसे स्टैक्ड कहा जाता है। अब हमारी अगली आकृति का नाम लिखिए लघु निवेशिका। लघु निवेशिका लघु निवेशिका में लिखिए, जब तट के समानांतर, जब तट के समानांतर क्रमशः कठोर तथा कोमल चट्टानें, तट के समानांतर क्रमशः कठोर तथा कोमल चट्टानें, चट्टानों की परतों का विस्तार होता है तो तरंगों द्वारा कोमल चट्टान वाले भागों, तरंगों द्वारा कोमल चट्टान वाले भागों में अंडाकार कटाव तथा उससे निर्मित आकृति को लघु निवेशिका कहा जाता है। लघु निवेशिका कहा जाता है। पैराग्राफ बदलिए, अगले पैराग्राफ में लिखेंगे, दो लघु खाड़ियों के बीच
निकला, दो लघु खाड़ियों के बीच निकला स्थलखंड। शीर्ष स्थल कहा जाता है, शीर्ष स्थल कहा जाता है। अब अगली आकृति लिखेंगे हम लोग। ये थी हमारी अमरनाथ। अब हम लोग निक्षेपात्मक स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग लिखिए, सागरीय जल के निक्षेपात्मक स्थल रूप। सागरीय जल के निक्षेपात्मक स्थल रूप, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे रोधिका। क्या लिखेंगे? रोधिका। पहले डायग्राम बनाए रोधिका का। रोधी का सड़क, रोधी का हाँ भाई डायग्राम बना लें और लिखें आगे इसमें। तरंगों तथा धाराओं के द्वारा, तरंगों तथा धाराओं के द्वारा निक्षेप के कारण, तरंगों तथा धाराओं के द्वारा निक्षेप के कारण
निर्मित कटक या बांध को तरंगों तथा धाराओं के द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहा जाता है। निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहा जाता है। रोधिका का निर्माण तट से, रोधिका का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि रोधिका का निर्माण तट से दूर इस तरह होता है कि वह तट के प्राय समानांतर होती है। वह तट के प्राय समानांतर होती है, परंतु तट से संबंधित, तट से उसका संबंध नहीं होता, तट से उसका संबंध नहीं होता, तो इन्हें अपतटीय रोधिका या तटीय रोधिका भी कहते हैं। तटीय रोधिका भी कहते हैं। अब अगली लिखेंगे आप लोग। अगली आकृति का नाम है स्पिट। अगली आकृति का नाम है स्पिट। लिखा इसमें, स्पिट में लिखेंगे जब सागरीय मलबा का निक्षेप, जब सागरीय मलबा का निक्षेप इस तरह होता है कि, जब सागरीय मलबा का निक्षेप इस तरह होता है कि वह रोधिका के रूप में जल की ओर बाहर निकला होता है। रोधिका के रूप में जल की ओर बाहर निकला होता है, उसे स्पिट या भूजिह्वा कहते हैं। स्पिट या भूजिह्वा कहते हैं। अरे जीभ जैसी आकृति दिखाई देती है सागर में, उसे स्पिट जिह्वा कहते हैं। स्पिट का एक भाग शीर्ष स्थल से संलग्न अर्थात जुड़ा हुआ होता है, शीर्ष स्थल से जुड़ा हुआ होता है, तथा दूसरा भाग उसका यानी दूसरा सिरा सागर की ओर निकला हुआ खुला होता है। सागर की ओर निकला हुआ खुला होता है। अब अगली आकृति का नाम लिखें। हुक। अगली आकृति का नाम लिखेंगे हुक। देखने में भाई ये हुक जैसा ही होता है, देखने में हुक जैसा ही होता है, बना लिया होता है।
हुक के बारे में लिखें, तूफानी तरंगों के, हुक लिखें, तूफानी तरंगे स्पिट के आकार में, तूफानी तरंगे स्पिट के आकार में परिवर्तन लाती रहती है। दोबारा सुने, तूफानी तरंगे स्पिट के आकार में परिवर्तन लाती रहती है। एक और स्पिट के निर्माण में, एक और स्पिट के निर्माण में भाग लेने वाली तरंगें, स्पिट के निर्माण में भाग लेने वाली तरंगें, स्पिट के निर्माण में भाग लेने वाली तरंगें उसके सिरे का अगर भाग पर पदार्थों को जमा करके, पदार्थों को जमा करके उसे सागर की ओर बढ़ने का, सागर की ओर बढ़ने का प्रयास करती है, तो दूसरी ओर अन्य धाराएं तथा तरंगे स्पिट को अपने बल द्वारा मोड़कर, अपने बल द्वारा